पंजाब में आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े, एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं। वहीं आज कुरुक्षेत्र हरियाणा में बात करें तो गठबंधन में लड़ रहे हैं। तो ऐसा दोहरे चरित्र के साथ काम क्यों करें? ये आरोप है आप लोगों का। एक तरफ देशभक्त हैं, एक तरफ अंधभक्त हैं, एक तरफ ईमानदार हैं, एक तरफ बेईमान हैं। अपनी साइड चुननी है लोगों को। इतने सीएम मैदान में आ गए हैं, तमाम मंत्री यहाँ पे आ गए, लगता है कि इस किले को भेद पाएंगे आप लोग? नेता तो वो है जो हार में भी जीत में भी जनता के बीच में रह के काम करे। 14 में हार गए तो यहाँ किसी को ये कह के गए थे, कई लोगों को बोले कि अब मैं कुरुक्षेत्र नहीं आऊंगा कभी भी। 10 साल आए भी नहीं। यहाँ बाढ़ आ गई, पीछे से कोरोना आ गया, लोग परेशानियों में थे, कोई मतलब नहीं, 10 साल तक नहीं आया। अगर पंजाब में भी गठबंधन होता तो और मजबूती से आप लोग काम करते। जहां आम आदमी पार्टी के तमाम लोग होते, कांग्रेस के तमाम लोग, और मजबूती होती। मुट्ठी बंद होती है तो मजबूत होती है, खुल जाती तो बिखर जाती है। जनता का निर्णय है, जैसा निर्णय देंगे। सर माथे पे नवीन जिंदल की तरह थोड़ी ना है कि हरा दिया तो कुरुक्षेत्र छोड़ के चले जाएंगे। वरिष्ठ आप नेता अनुराग डांडा जी हमारे साथ, इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या लगता है और क्या भविष्य ये आम आदमी पार्टी का आने वाले समय में देखते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। डांडा साहब कैसे हैं पहले आप? बिल्कुल बढ़िया। 2 महीने परीक्षा पूरी तैयारियों से जोरों शोरों से चली। हमारी तो 2 महीने से भी ज्यादा चली। और अब परीक्षा नजदीक आ गई है तो क्या दिखता है, किस तरह की तैयारी थी? देखिए, जैसे आप एग्जाम की जब पूरे साल पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम के वक्त निश्चिंत होते हैं, लगभग वही स्थिति है। आज हम निश्चिंत हैं, आश्वस्त हैं इस बात को लेके कि हम कुरुक्षेत्र के लोगों के बीच में अपने विचारों को पहुंचा पाए। हम किस बात के, किस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं वो लोगों के बीच पहुंचा पाए। निर्णय जनता को करना होता है। जनतंत्र में जनता सर्वोपरि है और ये चुनाव तो लड़ाई इस बात पे है कि जनता में जनतंत्र में जनता सर्वोपरि रहेगी कि नहीं रहेगी। बीजेपी तानाशाही लाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी चुनाव के सिस्टम को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उसके खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा है, उसके खिलाफ लोग अपना विचार जाहिर करने वाले हैं। जनता का निर्णय है, जैसा निर्णय देंगे। सर माथे पे नवीन जिंदल की तरह थोड़ी ना है कि हरा दिया तो कुरुक्षेत्र छोड़ के चले जाएंगे। डांडा साहब, ये बातें आप लोगों पर भी लागू होती हैं। हार के बाद तो या जीत के बाद तो कोई भी नहीं दिखाई देता। आप कैसे आश्वस्त हैं कि आपका नेता यहाँ से जीतेगा? मान लीजिए जीत जाता है तो आप लोग यहाँ रुकेंगे? आपका तो यहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब किससे पूछ रहे हो? मेरा नहीं है कुछ या आपके नेता से पूछ रहा हूँ, जो आपके पार्टी के उम्मीदवार है, गठबंधन के उम्मीदवार। तो आपको ये समझना चाहिए कि डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का यहाँ पे क्या है, मैं वो बताता हूँ पहले तो। कि जो सबसे बड़ा मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर है, 18 मंजिला, वो डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के नेतृत्व में बन रहा है। वो उसके प्रधान है उस संस्था के। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के यहाँ एजुकेशन के, स्कूल के कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो बन रहे हैं फिलहाल। हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल पे काम कर रहे हैं जो बन रहा है फिलहाल। ये तो वो है जो सांसद बनने से पहले वो काम कर रहे हैं। और जब सांसद बन के आएंगे तो कितना कर सकते हैं इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। मैंने इसलिए आपको उदाहरण दिया कि नवीन जिंदल जी को 2 बार 3 बार उनके फादर को, साहब को भी खूब सम्मान दिया कुरुक्षेत्र के लोगों ने, सांसद बनाया। एक बार हार गए तो क्या हो गया यार? जनता ही तो तय करती है कि इस बार तुमको बनाना, इस बार तुमको नहीं बनाना। नेता तो वो है जो हार में भी जीत में भी जनता के बीच में रह के काम करे। 14 में हार गए तो यहाँ किसी को ये कह के गए थे, कई लोगों को बोले कि अब मैं कुरुक्षेत्र नहीं आऊंगा कभी भी। 10 साल आए भी नहीं। यहाँ बाढ़ आ गई, पीछे से कोरोना आ गया, लोग परेशानियों में थे, कोई मतलब नहीं, 10 साल तक नहीं आए। अब बीजेपी के डर से, सीबीआई, ईडी के डर से यहाँ पे आए हैं, अपनी मर्जी से अभी भी नहीं आए हैं। जब ये हो गया कि जेल जाना है या कुरुक्षेत्र जाना है तो कुरुक्षेत्र आ गए। ऐसा मजबूर आदमी जो खुद मजबूरी में चुनाव लड़ रहा है, वो क्या सेवा करेगा? मजबूत आदमी सेवा करता है। डांडा साहब, आप तमाम गांव में गए, तमाम लोगों से मिले, प्रचार भी आपने खूब किया, हर मंच से आप दहाड़े भी। व्यवस्था क्या देखी? लोगों के अंदर, लोगों के मन के अंदर क्या था? किस भाव को लेकर लोगों के अंदर छवि देखी गई? क्या ऐसे गांव के अंदर गए तो लोगों के अंदर देखा गया? देखिए, 3 अहम मुद्दे हैं इस चुनाव के अंदर, जो हर गांव में, शहर में कहीं चले जाओ, 3 मुद्दे हैं जो लोगों के जहन में है, जिस पे वोटिंग इस बार होने जा रही है। पहला मुद्दा अन्नदाता का है कि जिस तरीके से अन्नदाता को इन्होंने, किसानों को बोरियों में भर भर के पीटा, गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, सड़कों पे घसीटा, सड़कों पे कीले गाड़ दी, बोले दिल्ली नहीं जाने देंगे किसानों को। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम दिल्ली नहीं जा सकते तो फिर तुम्हारे सांसद को भी दिल्ली नहीं जाने देंगे इस बार। ये लोगों के मन में बैठ चुकी है ये बात। दूसरी बात है युवाओं की। युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी बीजेपी ने। अग्निवीर योजना ले आए,
25 लाख युवा बेरोजगार हैं हरियाणा के अंदर, 2 लाख सरकारी नौकरी खाली हैं हरियाणा के अंदर। इजराइल भेज रहे हैं जहां पे युद्ध में मर रहे हैं लोग, वहां कह रहे हैं वहां जाके नौकरी कर लो, यहाँ युवाओं को मरने के लिए भेज रहे हैं वहां पे। तो युवा इस बात को लेकर त्रस्त है, कह रहे हैं 17 साल में भर्ती होगा, 21 साल में रिटायर कर देंगे युवा को। तो लोग कह रहे हैं जो हमारे बच्चों को भरी जवानी में रिटायर करना चाहती है, उस बीजेपी सरकार को और उसके नेताओं को हम राजनीति से रिटायर कर देंगे इस बार। और तीसरी बात, माताओं बहनों के साथ जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने किया, हरियाणा की बहन बेटियों का जो अपमान किया, जो तिरस्कार किया, दिल्ली में जंतर मंतर पे पुलिस के जूतों के नीचे रौंदा गया हमारी बहन बेटियों को, घसीटा गया सड़कों के ऊपर, उनकी इज्जत पे हाथ डाला बीजेपी के नेताओं ने, और जिसने हाथ डाला उसके बेटे को टिकट दे दी भारतीय जनता पार्टी ने। मतलब ठेंगा दिखा रहे हैं हरियाणा के लोगों को कि तुम्हारी बहन बेटियों को गलत नजर से देखते हैं, तुम क्या कर लोगे। तो इस बार हरियाणा के लोग ये कह रहे हैं जो हमारी बहन बेटियों को गलत नजर से देखेगा उसकी राजनीतिक औकात खत्म कर देंगे, उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे इस बार चुनाव में। ये सोच के मतदान करने वोटर जा रहा है। ये 3 मुद्दे हैं जिनके ऊपर जिसके इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव घूम रहा है, और लोग ये कह रहे हैं कि जो तानाशाही करता है उस तानाशाह को हटा देंगे, लोकतंत्र जैसा चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए। अक्सर मन से ये भी सुनने को मिला, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, अक्सर ये कहते हैं कि आप लोग जो है दोहरे चरित्र और दोहरी मानसिकता के साथ जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं। और जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ शायद आपके जहन में भी आ गया हो, पंजाब में आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े, एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, वहीं आज कुरुक्षेत्र हरियाणा में बात करें तो गठबंधन में लड़ रहे हैं। तो ऐसा दोहरे चरित्र के साथ काम क्यों करें? ये आरोप है आप लोगों पर। नहीं, सही है, जिसके पेट में दर्द हो रहा होगा वही कह रहा होगा, बीजेपी वाले कह रहे होंगे। अब हम क्यों जगह दे भाई बीजेपी को वहां पंजाब के अंदर? वहां पक्ष में हम, विपक्ष में हम, तो तीसरे को क्यों जगह दें? गालियां आप वहां दे रहे हो, यहाँ दोस्ती अपना रहे हो, यहाँ दोस्ती का रिश्ता निभा रहे हो, यहाँ गठबंधन का रिश्ता निभा रहे हो, वहां गालियां दे रहे हो। नहीं, देखिए आज के दिन में जरूरत क्या है? आज के दिन में जरूरत यह है कि जैसे गांव में सरपंची का चुनाव होता है तो 10 अलग अलग कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर गांव पे कोई मुसीबत आ जाए तो वो 10 अलग अलग थोड़ी लड़ते हैं, पूरा गांव एक हो जाता है। भाई भाई से तो नहीं लड़वाते। आज के दिन में ये स्थिति है कि पूरे देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। जब देश ही नहीं बचेगा, जब चुनाव ही नहीं होंगे, तो फिर कौन सी पार्टी रहेगी और एक दूसरे के खिलाफ कैसे, किन मुद्दों के ऊपर बहस कर पाओगे आप? तो ये देश और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, इसलिए सारे तो लगता नहीं था कि अगर पंजाब में भी गठबंधन होता तो और मजबूती से आप लोग काम करते, जहां आम आदमी पार्टी के तमाम लोग होते, कांग्रेस के तमाम लोग, और मजबूती होती। मुट्ठी बंद होती है तो मजबूत होती है, खुल जाती तो बिखर जाती है। हम पागल थोड़ी ना है जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी में फंस के बीजेपी को स्पेस दे देंगे पंजाब के अंदर। अभी भी सारी सीटें पंजाब के अंदर, आप निश्चिंत रहिएगा, किसी को भी आम आदमी पार्टी जीते या कोई और जीते, पंजाब के अंदर सारी सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। श्योर है ये बात? श्योर है 100%। और हरियाणा के अंदर भी 10-0 इस बार होने जा रहा है। ये स्वीप मैंडेट है। देखिए हरियाणा की आपने बात करी, हरियाणा पे हम आ जाते हैं। हम कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात कर लें। इतने सीएम मैदान में आ गए हैं, तमाम मंत्री यहाँ पे आ गए, लगता है कि इस किले को भेद पाएंगे आप लोग? नहीं, लेकिन क्या हालत हुई फिर उनकी? जितने भी आए थे, जेपी नड्डा जी आए थे, यहीं कैथल में ही तो आए थे, भरी थी कुर्सी। 500 कुर्सी नहीं भर पाए ये लोग। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष आया था, कहां से वोट लाएंगे? ना मोदी जी को सुनने कोई आ रहा, अमित शाह जी ने तो प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया, राजनाथ सिंह जी आए, उनके कार्यक्रम में हालत देख लो, ये जेपी नड्डा आए, उनके कार्यक्रम में हालत देख लो। बीजेपी को लोग सुनना नहीं चाहते क्योंकि वो लोगों को नहीं सुनते। 5 साल उन्होंने लोगों की बात नहीं सुनी, अब लोग ये कह रहे हैं हम तुम्हारी क्यों सुने भाई, तुम कौन हो? तो इसलिए अब हिसाब बराबर करने का समय है, लोग हिसाब बराबर कर रहे हैं इनके साथ। और सबसे बुरी चुनावी हार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी लेने जा रही है इस बार। आप यकीन मानिए ये अनप्रेसिडेंटेड स्वीप मैंडेट है इस बार। नजर नहीं आ रहा हो बेशक से, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट होने जा रहा है। 10-0 से यहाँ पे स्वीप होगा। ढांडा साहब, वहीं सुनने में ये भी चर्चाएं हैं, लोग कहते भी हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, कि कांग्रेस के जो वोट बैंक है वो अंदर खाते कहीं ना कहीं और खिसक रहा है। वो इसलिए खिसक रहा है कि वो ये सोचते हैं कि डॉक्टर सुशील गुप्ता को यहाँ से जिता के कोई फायदा नहीं है, किसी को क्यों अपना ताज जो है दूसरे के सर पे जो हो पहनाए, इसलिए कांग्रेस के जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं और खिसक के जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे लेफ्ट पार्टियों का हो, सबके मन में इस वक्त ये क्लियर है कि देश को बचाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं सब लोग।
देश रहेगा तो चुनाव रहेगा, चुनाव रहेगा तो पार्टियां रहेंगी, और पार्टियां रहेंगी तो ही उनका अस्तित्व रहेगा। तो ये सबके माइंड में बिल्कुल क्लियर है। कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता यहाँ पे हमारी मदद कर रहा है, और बाकी 9 सीटों के ऊपर उससे भी ज्यादा मेहनत, उससे भी ज्यादा ताकत आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता लगा रहा है। मैंने कहा हमारा टारगेट 1 सीट नहीं है, हमारा टारगेट हरियाणा की 10 की 10 सीट है। इंडिया गठबंधन 10 सीटों पे जीतेगा। ये मुकाबला बहुत सीधा और स्पष्ट है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ देशभक्त है, एक तरफ अंधभक्त है, एक तरफ ईमानदार है, एक तरफ बेईमान है। अपनी साइड चुननी है लोगों को। इतिहास देखेगा, जैसे कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध हुआ तो आज तक भी ये पढ़ा जाता है कि कौन कौरवों की साइड खड़ा हुआ था, कौन पांडवों की साइड खड़ा हुआ था। लेकिन दावा 5 लाख का किया जा रहा है, नवीन जिंदल 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। ऐसा है कि जब मतपेटी खुलेगी, जब मशीन खुलेगी तो बहुत ज्यादा मायूस होना पड़ेगा जिंदल साहब। मुझे नहीं लगता काउंटिंग में आके बैठेंगे, मुझे नहीं लगता है। सनातन धर्म के खिलाफ भी आप लोगों को कहा जा रहा है। कुरुक्षेत्र का एपिसोड तो आप लोगों को याद होगा, गुप्ता जी कैसे बोल रहे थे। देखिए, मुझे लगता है कि एक चीज बहुत स्पष्ट है कि धर्म निजी आस्था का प्रश्न है। हम लोग भी भगवान में विश्वास करते हैं। हम लोग सारे संतों की मैं पर्सनली बहुत इज्जत करता हूँ। आना चाहिए सब संतों को, समागम होना चाहिए, लोगों को विचार सुनने चाहिए, धर्म के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ती है, अच्छी बातें सीखते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए करे तो वो गलत है पूरी तरह से। और इसका मतलब उनके पास काम गिनाने को नहीं है। भाई ये क्यों नहीं बताते मोदी जी या बीजेपी वाले कि 10 साल में हमने 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में दे दिए सबके में, हमने 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दे दिए, हमने गैस का सिलेंडर सस्ता कर दिया, हमने पेट्रोल डीजल 35-40 रुपए कर दिया। ये क्यों नहीं बताते? इतने सारे तो काम किए बीजेपी ने, बताने चाहिए लोगों के बीच में जाके, वो नहीं बताते। लेकिन क्योंकि उसमें बताने लायक कुछ है नहीं, इसलिए धर्म पे, जाति पे चुनाव को लेके जाना चाहते हैं वहां। तो मेरा अपना पर्सनल मानना ये है, बजरंगबली जी की विशेष कृपा अरविंद केजरीवाल जी पे हमेशा रहती है, उनका आशीर्वाद है, और हम सब उनके अनन्य भक्त हैं। और ऐसी स्थिति में धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो करता है, जो भी पार्टी करती है, उसको पहचान लेते हैं लोग, उसको देख लेते हैं कि ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका अपने आप जवाब दे देते हैं। जनतंत्र में जनता सब कुछ है, जनता के अंदर भगवान बसता है, भगवान अपना निर्णय दे देते हैं। और इस चुनाव में खास तौर पे मैं आपको बताऊं, ऊपर वाले का भी इशारा है। वरना मोदी जी ने तो ये सोच लिया था कि केजरीवाल को जेल में डाल दो और पीछे से चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन ऊपर वाला दुनिया चलाता है, मोदी जी नहीं चलाते। उसको कुछ और मंजूर था। चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी बाहर हैं, प्रचार कर रहे हैं, और बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। दूसरी बात, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ। आप मुझे बताओ, कौरव जीते थे कि पांडव जीते थे? कौन जीता था? कौरव जीते थे कि पांडव जीते थे? पांडव कितने भाई थे? कितने थे पांडव? 5 जो पांडव है तो 5 पांडव थे। मशीन पे भी हमारा नंबर 5 है। ये हम नहीं तय कर सकते थे, ये सब ऊपर वाले का इशारा है। उस धर्म युद्ध में 5 पांडव जीते थे, और इस धर्म युद्ध में 5 नंबर पे डॉक्टर सुशील गुप्ता जीतने जा रहे हैं। ऊपर वाले ने इशारा कर दिया, लोगों को बस एग्जीक्यूट करना। चलिए, परीक्षा तो कल है, लोग भी देख रहे हैं क्या रहने वाला है, लोगों के लिए क्या अपील रहने वाली है? लोगों के लिए मेरी एक ही अपील है, बढ़ चढ़ के वोट कीजिए, और जो आपके मन के अंदर है उसको व्यक्त करने का तरीका ये मतदान है। अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। बाबा साहब ने संविधान में जो सबसे मजबूत अधिकार हमको दिया वो वोटिंग का अधिकार है। उसका इस्तेमाल करके उस संविधान को, उस लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करें। हमारे साथ जुड़े, देशभक्तों के साथ जुड़े, अंधभक्तों को छोड़ दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।